एक बर्फ के उल्टे पहाड़ से तेज टक्कर होती है और इस बर्फ की मोटी छत के नीचे लोहे के ताबूत में बंद 20 लोग समझ जाते हैं कि अब उनका अंत आ चुका है। वो डूबकर और जमकर दोनों तरह से मरने ही वाले हैं। तो ये है 1931 का आर्कटिक ओशियन, दुनिया का सबसे ऊपर का समंदर, जहां चारों तरफ हजारों किलोमीटर तक सिर्फ बर्फ ही बर्फ है। और आज इस बर्फ की सफेद चादर के नीचे समुद्र के अंधेरे में एक सबमरीन चल रही है जिसके अंदर है 20 लोग। ये डरे हुए हैं, रो रहे हैं, कांप रहे हैं, क्योंकि उनके और आर्कटिक ओशन के बीच सिर्फ कुछ इंच मोटी स्टील की चादर है। और ये सबमरीन बर्फ की ऊपरी चादर से अभी इस तरह टकरा रही है कि उसमें कभी भी एक बड़ी दरार आ सकती है, जिसका मतलब आर्कटिक का बर्फीला पानी इस सबमरीन के अंदर समा जाएगा और इसमें मौजूद हर इंसान एक दर्दनाक मौत मरेगा। और इससे ज्यादा बुरी खबर तो यह है कि सबमरीन की जो ड्रिल है वो ऑलरेडी खराब हो चुकी है, साथ ही पीछे का रडर भी टूट चुका है और एक इंजन पहले से ही फेल हो गया है। इसका मतलब ये सबमरीन ना ही बर्फ में छेद करके ऊपर आ सकती है, ना ही ये लोग सबमरीन को ऊपर या नीचे मूव करा सकते हैं। लेकिन सबमरीन में अपनी इस मौत को सामने देखकर लोगों के चीखने चिल्लाने के बावजूद भी एक आदमी ऐसा था जो इस सबमरीन को इस बर्फीले पानी में और नीचे ले जा रहा था, सिर्फ अपने सपने और अपनी पब्लिसिटी के लिए। ये है ह्यूबर्ट विल्किंस, जिसका सपना है कि वो आर्कटिक ओशियन की बर्फ के नीचे से होते हुए नॉर्थ पोल पर पहुंचे और बर्फ की चादर को चीर कर बाहर आए। लेकिन उनको इस बात का कतई अंदाजा नहीं था कि उनका यह सफर कितना खतरनाक है। एक ऐसा सफर जहां उनके खुद के साथ ही उनकी जान के दुश्मन बन जाएंगे और जो खुद उससे अपनी जान की भीख मांगेंगे कि विल्किंस हमें जाने दो। तो आखिर कौन था ये ह्यूबर्ट विल्किंस और क्या वो अपना ये सफर और नॉर्थ पोल पर जाने का सपना पूरा कर पाया? और कैसे ये सभी लोग नॉर्थ पोल की बर्फ की मोटी चादर के नीचे दबी हुई अपनी सबमरीन से बाहर निकले भी या वहीं हमेशा के लिए दफन हो गए? 5 seconds, sir. Fire! 19 मई 1845 लंदन का थेम्स रिवर, हजारों लोग नदी के किनारे खड़े हैं और सामने दो बड़े जहाज तैयार हैं, HMS एरेबस और HMS टेरर। इन जहाजों पर 129 लोग सवार हैं, जिन्हें ब्रिटिश रॉयल नेवी के द्वारा भेजा गया है नॉर्थ वेस्ट पैसेज को ढूंढने के लिए, यानी आर्कटिक की बर्फ के बीच से एक रास्ता ढूंढना है जो कि अटलांटिक ओशियन को पैसिफिक ओशियन से जोड़े ताकि व्यापार आसान हो जाए। और इस मिशन का लीडर है 59 ईयर्स का तजुर्बेकार समुद्री ऑफिसर कैप्टन सर जॉन फ्रैंकलिन। इन जहाजों में करीब 3 साल का खाना भरा हुआ है, 80,000 टिन कैंस में मीट और सब्जियां, लाइब्रेरी है, पियानो है। ये उस जमाने का सबसे ज्यादा एडवांस और सबसे ज्यादा महंगा आर्कटिक मिशन था और सबको इस बात पर पूरा यकीन था कि फ्रैंकलिन अब जीत कर ही आएंगे। जहाज निकले, लोगों ने हाथ हिलाया और फिर एरेबस और टेरर आर्कटिक के बर्फीले समुद्र में जाने के बाद कभी लौट कर नहीं आए और इस जहाज पर मौजूद 129 लोगों को फिर कभी किसी ने जिंदा नहीं देखा। कहते हैं कि इनके खोने के बाद जब ब्रिटिश नेवी ने रेस्क्यू मिशंस भेजे थे इनको ढूंढ कर लाने के लिए, तो इन्हें ग्रीनलैंड के इनुइट लोगों से पता चला कि उन्होंने आर्कटिक की तैरती बर्फीली ग्लेशियर पर कुछ इंसानों को चलते देखा था, जिनकी चमड़ी सफेद थी और उनके हाथ में थी मांस और हड्डियां। मतलब उन 129 लोगों में जो लोग बच गए थे जिंदा, उन्होंने खुद को सरवाइव कराने के लिए अपने ही साथियों को खा लिया था। खैर, ये तो सिर्फ एक घटना थी। 1900 के दौरान नॉर्थ पोल में जाने वाले कई शिप्स और मिशंस के साथ इससे भी ज्यादा डरावनी घटनाएं हुई हैं, जिनमें सबसे ज्यादा खतरनाक और वियर्ड केस है ह्यूबर्ट विल्किंस के नॉर्थ पोल मिशन का। जरा खुद इमेजिन करो ये कितना ज्यादा यूनिक और डेंजरस मिशन था कि ये लोग नॉर्थ पोल की बर्फ पर चलकर या हवा में उड़कर वहां नहीं जाने वाले थे, बल्कि ये आर्कटिक की मोटी बर्फ की चादर के नीचे समंदर के रास्ते से नॉर्थ पोल जाना चाहते थे, एक सबमरीन का इस्तेमाल करके, जिसका नाम था नॉटिलस सबमरीन। अगर आपको अभी भी समझ में नहीं आ रहा कि ये प्लान कितना ज्यादा खतरनाक और डरावना है तो जरा ये देखो, ये है नॉर्थ पोल। यहाँ पर जमीन है ही नहीं, ये साउथ पोल जैसा नहीं है जहाँ एक पूरा कॉन्टिनेंट है। नॉर्थ पोल तो आर्कटिक ओशियन के बीच में है, हमेशा बर्फ से ढका हुआ, समुद्र नीचे रहता है और बर्फ ऊपर रहती है। तो नॉर्थ पोल पर पहला इंसान जो पहुंचा था 1926 में, तो वो जमीन के रास्ते नहीं पहुंचा था एक्सपीडिशन करने, बल्कि वो पहुंचा था एक एयरशिप के जरिए। तो दुनिया का एक ऐसा पॉइंट जिस पर कभी किसी इंसान ने आज तक फिजिकली
खाली अपना पैर नहीं रखा। वहां जाने के लिए तुम ऐसा रास्ता चुनो जो कि समुद्र के नीचे से जाता है, तो भाई इसके लिए जिगर चाहिए, वो भी 1930 में जब टेक्नोलॉजी इतनी ज्यादा एडवांस नहीं थी। लेकिन विल्किंस कोई आम आदमी नहीं था जिसके अंदर नॉर्थ पोल जाने की चुल थी। ये बहुत ही ज्यादा एक्सपीरियंस्ड एक्सप्लोरर रह चुका था। इसने 1928 में आर्कटिक को एरोप्लेन से क्रॉस किया। साथ ही विल्किंस एक वेदर साइंटिस्ट भी था और उसको ऐसा लगता था कि अगर सबमरीन में बैठकर आर्कटिक ओशियन के अंदर से जाएंगे नॉर्थ पोल तो कुछ ऐसा डेटा हाथ लग सकता है, कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन मिल सकती है जो कि पृथ्वी के ओशन करेंट्स और वेदर पैटर्न को प्रिडिक्ट करने में काफी ज्यादा यूजफुल होगी फ्यूचर के लिए। और इसके लिए विल्किंस ने एक ऐसा प्लान बनाया कि वो स्वालवार्ड से, मतलब यूरोप से सबमरीन में बैठेगा, आर्कटिक की मोटी चादर के नीचे चलता जाएगा और नॉर्थ पोल क्रॉस करेगा, अलास्का में बाहर निकलेगा। ये पूरा सफर था करीब 3400 किलोमीटर का और उसके प्लान के अकॉर्डिंग उसको लगने वाले थे करीब 42 दिन। और ये पागलपन करने के लिए विल्किंस बिल्कुल सीरियस था। अब इस प्रोजेक्ट के लिए पैसा जुगाड़ने के लिए विल्किंस ने अपनी एड़ी चोटी का जोर लगा दिया। लेकिन जब बात नहीं बनी तो उसको एक फंडिंग की जरूरत थी और वो फंडिंग उसको मिली अमेरिका के एक फेमस न्यूज़पेपर के मालिक विलियम से। अब विलियम ने ये दिमाग लगाया कि ये बंदा जो काम करने जा रहा है, अगर ये सक्सेसफुल हो गया तो ऐसी हेडलाइन मिलेगी जिसकी वजह से उसका न्यूज़पेपर और ज्यादा फेमस हो जाएगा और ये खबर एक्सक्लूसिवली वही कवर करेगा क्योंकि इस प्रोजेक्ट में पैसा जो उसका लगा हुआ है। अब ये जो विलियम रेडोल्फ हेरस था, इसका एक और प्लान था। उसका प्लान ये था कि जब सबमरीन बर्फ को चीर कर ऊपर निकलेगी तब हम लोग उस पॉइंट पर एयरशिप के जरिए पहले से ही मौजूद होंगे इस नजारे को कैप्चर करने के लिए। और उस दिन एक हेडलाइन बनेगी, नॉर्थ पोल कॉन्कर्ड फ्रॉम स्काई एंड सी। अब यहाँ पर विल्किंस के लिए एक बढ़िया इनाम भी रखा गया कि अगर उसने सब कुछ टाइम पर कर दी तो उसको $1,50,000 अलग से मिलेंगे ये काम करने के। तो विल्किंस को ऐसा लग रहा था कि भाई उसकी 5 उंगलियां घी में है। एक तो उसका सपना पूरा हो रहा था, उसको पब्लिसिटी मिल रही थी, उसको पैसा भी मिल रहा था और इन सब के चक्कर में ना उसने अपने इस एम्बिशियस साइंस प्रोजेक्ट का तमाशा बना दिया। और तमाशा जब पब्लिकली बिगड़ता है ना तो बड़ा बुरा रायता फैलता है। अब ये लोग सेना से वर्ल्ड वॉर 1 की एक सबमरीन की जुगाड़ कर लेते हैं जिसका नाम है O-12 सबमरीन। ये काफी पुरानी है, इसकी टेक्नोलॉजी भी पुरानी है और इसका इस्तेमाल करके आर्कटिक किया इसके नीचे जाना मतलब सीधे सीधे मौत को दावत देना। लेकिन विल्किंस इसी का इस्तेमाल करते हैं क्योंकि भाई यही एक ऐसी सबमरीन थी जो उनको मिल रही थी। अब वो इसको करवाते हैं मॉडिफाई, जिसके लिए वो जाते हैं साइमन लेक के पास, एक इंजीनियर जो कि पुरानी सबमरीन को स्टील और कंक्रीट के लेयर लगाकर और ज्यादा मजबूत बना देता है ताकि ये बर्फ से टकराए तो इस सबमरीन के रियल स्ट्रक्चर को नुकसान ना हो। साथ ही उसने स्लेज रनर्स भी लगाए ताकि सबमरीन जब आर्कटिक की बर्फ की चादर के नीचे चले तो उससे टकराते हुए वो स्मूथली चलती रहे और सबमरीन का स्ट्रक्चर रगड़ खाकर क्रैक ना हो। साथ ही इसमें एक ड्रिल लगाई गई जो 20 फीट मोटी बर्फ में छेद कर सकती थी। अब सुनने में तो ये बहुत एडवांस लग रहा है, बिल्कुल मूवी की तरह कि अब तो भैया मिशन पूरा होगा, बर्फ का सीना चीर कर निकलेंगे विल्किंस। लेकिन ये सारी नई टेक्नोलॉजी, ये सारे मॉडिफिकेशन एक बूढ़ी घोड़ी पर लाद दिए गए थे, एक बूढ़ी सबमरीन जिसके बस की नहीं थी ये सारी चीजों को झेलना। अब जब उतरने से पहले एक ड्रिल की गई तो इसके सारे सिस्टम्स चेक किए गए और सारे सिस्टम फेल हो गए, ड्रिल भी फेल हो गई। और ऐसे में अगर इस सबमरीन को उतारा जाता उस मिशन पर तो ये सीधे सीधे मौत को दावत देना होता क्योंकि भाई ये एक लोहे का ताबूत था जो बर्फ के पानी के अंदर तैर रहा था, नथिंग मोर देन दैट। तो इसको दोबारा से रिपेयर करने के लिए भेजा गया। अब विल्किंस के इस प्रोजेक्ट में जितनी ज्यादा देरी हो रही थी उसके ऊपर प्रेशर बढ़ रहा था क्योंकि न्यूज़पेपर वाले विलियम भैया ने एयरशिप को पहले ही रवाना कर दिया था। तो विल्किंस को ये धमकी मिली कि टाइम पर तुम्हें नॉर्थ पोल पहुंचना है क्योंकि अगर भैया तुमने ऐसा नहीं किया तो हमारा जो सपना है नॉर्थ पोल कॉन्कर्ड फ्रॉम स्काई एंड सी, ये वाली हेडलाइन छापने का जो सपना है वो अधूरा रह जाएगा और अगर ये अधूरा रह गया तो हम तुम्हारे इस प्रोजेक्ट की फंडिंग को रोक देंगे। तो विल्किंस थोड़ा सा घबरा गए, उन्हें लगने लग गया कि भाई जल्दी जल्दी ये सबमरीन रेडी हो ताकि मैं निकल सकूं अपने मिशन पर। अब 4 जून 1931 को सब कुछ तैयार हो गया। नॉटिलस सबमरीन तैयार थी, ये न्यूयॉर्क से निकली तो नॉर्थ अटलांटिक की बड़ी बड़ी तूफानी लहरों ने इस सबमरीन को खिलौने की तरह उछालना शुरू कर दिया। इस सबमरीन के अंदर भी जरा नजर मार लेते हैं। यहाँ पर करीब 20 लोग सवार थे जिनके पास प्रॉपर बैठने तक के लिए स्पेस तक नहीं था। पूरे सबमरीन में चंद टॉयलेट थे, थोड़े से बेड थे जिस पर शेयर करके लोगों को सोना पड़ता था और तूफान और समुद्री लहरें सबमरीन को ऐसे उछाल रही थी जैसे कि वो कोई टीन का डिब्बा हो। तो इसके अंदर के लोगों की क्या हालत हो रही होगी आप खुद ही इमेजिन करके देखो। अब इसी दौरान इंजन का सिलेंडर क्रैक हो जाता है। तो अब ये सबमरीन टेक्निकली एक इंजन पर चल रही थी। 13 जून को सबमरीन का रेडियो भी बंद हो जाता है, क्रू की हालत खराब हो चुकी थी।
क्योंकि रेडियो बंद होने से इनका कांटेक्ट बाकी की दुनिया से कट चुका था। किसी को नहीं मालूम था कि ये लोग कहाँ हैं, जिंदा हैं या मर गए। अब 15 जून को एक अमेरिकन बैटलशिप USS व्योमिंग ने नॉटिलस को समुद्र में बहते हुए देखा, जिसके दोनों इंजन फेल हो चुके थे। जिसके बाद जहाज ने इस सबमरीन को बड़े सी रस्सी से बांधकर रेस्क्यू किया और अटलांटिक पार कराते हुए ब्रिटिश नेवी सबमरीन रिपेयर पोर्ट पर ले गए। अब नॉटिलस सबमरीन के क्रू मेंबर बहुत कुछ देख चुके थे इस दौरान। उनके सबमरीन का पावर कट हो चुका था, दोनों इंजन फेल हो चुके थे, दुनिया से उनका कांटेक्ट टूट चुका था। तो भाई लोग घबराए हुए थे। तो 4 लोगों ने तो इस मिशन को वैसे ही छोड़ दिया। लेकिन विल्किंस ने हार नहीं मानी। इंग्लैंड में इस सबमरीन को फिर से रिपेयर किया गया, पार्ट्स अमेरिका से मंगवाए गए, जिसमें हफ्तों लग गए। और इसका मतलब साफ था कि अब ये जो मिशन है ना, ये टाइम पर पूरा नहीं हो पाएगा। अब ये जो इनाम के $1,50,000 जो मिलने वाले थे विल्किंस को, वो तो उसके हाथ से गए। और साथ ही साथ जो न्यूज़पेपर पहले विल्किंस को हीरो बता रहे थे, अब वो उसका मजाक उड़ाने लग गए थे। ऐसा कहने लग गए थे कि नॉर्थ पोल पर तो कोई नॉर्मल इंसान चला जाएगा, लेकिन विल्किंस नॉर्मल नहीं है, इसलिए वो नहीं जा पाए। 28 जुलाई को महीनों की देर के बाद नॉटिलस दोबारा पानी में उतरती है। हालांकि उसमें अभी भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी, लेकिन इस सबमरीन के क्रू ने अब थोड़ी बहुत मरम्मत करना सीख लिया था। ये सफर शुरू होता है एक बार फिर से और 19 अगस्त को नॉटिलस के क्रू को बर्फ दिखी, असली आर्कटिक बर्फ। जिसके बाद ये उस बर्फ की शीट के नीचे पनडुब्बी को ले गए और अपने सफर को जारी रखा। करीब 1 वीक तक बर्फ में चलने के बाद नॉटिलस 82 डिग्री नॉर्थ में पहुंच गया और ये उस टाइम बहुत बड़ा रिकॉर्ड था। एक पल के लिए तो ऐसा लगा कि शायद विल्किंस अपना सपना पूरा कर लेगा, लेकिन इस सबमरीन के अंदर हालात तो कुछ अलग ही थे। जो क्रू था वो ठंड की वजह से कांप रहा था और उसका सबसे बड़ा रीजन ये था कि उस सबमरीन के अंदर हीटर ही नहीं था और ना ही किसी तरह का टेम्परेचर को कंट्रोल करने के लिए इंसुलेशन था। यहाँ बस एक पतली सी मेटल की लेयर थी जो माइनस टेम्परेचर वाले आर्कटिक समुद्र से क्रू को बचाए हुए थी। अब कई दिनों तक इस बर्फ के नीचे चलते चलते क्रू के मेंबर इस ठंड की वजह से बीमार पड़ने लगे। बहुत सारे लोग तो मेंटली डिस्टर्ब भी हो गए थे। कुछ लोग इस डर में जी रहे थे कि अगर अब बर्फ के नीचे फिर से इसका इंजन खराब हो गया तो ये हमारी कब्र बन जाएगी। और इस बात को सबमरीन के बाहर बर्फ से टकराने की जो आवाजें आ रही थी ना, वो और ज्यादा मजबूत कर रही थी। जब सबमरीन ऊपर मौजूद बर्फ की मोटी चादर से टकराती तब सारा का सारा क्रू डर जाता था कि कहीं सबमरीन की बॉडी में कोई क्रैक तो नहीं आ गया या फिर सबमरीन कहीं बर्फ में अटक तो नहीं गई। और धीरे धीरे ये सोच सभी के ऊपर हावी होने लगी। सब लोग इस मिशन को छोड़कर अपनी जान बचाना चाहते थे, वापस जाना चाहते थे विल्किंस को छोड़कर। 22 अगस्त को विल्किंस ने अपने क्रू से कहा कि सबमरीन को और मोटी बर्फ के नीचे ले जाओ, पर सबमरीन ज्यादा गहरे पानी में अब जा नहीं रही थी क्योंकि उसका डाइविंग रडर यानी वो हिस्सा जो सबमरीन को पानी में ऊपर नीचे कंट्रोल करता है वो काम नहीं कर रहा था। जिसके बाद विल्किंस ने एक डाइवर को बाहर नॉटिलस के रडर को चेक करने के लिए भेजा। डाइवर ने वापस आकर विल्किंस को यह बताया कि इस सबमरीन में रडर है ही नहीं, वो अपनी जगह से गायब है। जिसका मतलब ये था कि या तो ये रडर बर्फ से टकराकर टूट गया था या फिर किसी क्रू मेंबर ने इसको जानबूझकर अब निकाल दिया था, क्योंकि इस घटना की एक रात पहले ही विल्किंस की अपने क्रू मेंबर्स के साथ बहुत ज्यादा बहस हुई थी। सभी लोग इस बात पर जोर दे रहे थे कि हमें वापस चलना चाहिए, इस मिशन को रोक देना चाहिए, लेकिन विल्किंस अपनी जिद पर अड़ा हुआ था। तो विल्किंस को इस बात पर शक था कि शायद किसी क्रू मेंबर ने ही जानबूझकर रडर के साथ छेड़छाड़ की है ताकि सबमरीन आगे जा ही ना पाए और उसका ये मिशन फेल हो जाए। अब विल्किंस ने रेडियो से हीस्ट को, मतलब न्यूज़पेपर के उस मालिक को सारी बात बता दी कि अब उनकी सबमरीन ज्यादा गहरे पानी में नहीं जा पा रही है। तो पब्लिकली विलियम रैंडोल्फ हीस्ट ने विल्किंस से कहा कि तुम वापस आ जाओ, हमें तुम्हारी और क्रू की जान की ज्यादा फिक्र है। लेकिन ये तो केवल एक दिखावे वाला मैसेज था। असली मैसेज विल्किंस के लिए ये था कि मैंने तुम पर पैसा लगाया है और अगर तुमने ये मिशन कंप्लीट नहीं किया तो तुम बर्बाद हो जाओगे। अब विल्किंस के सामने 2 रास्ते थे, या तो हार कर वापस लौट आओ, विल्किंस फाइनेंशियली खत्म हो जाए और सारी दुनिया मिलकर उसका मजाक बना दे, लेकिन दूसरी तरफ एक और रास्ता था, अपनी और बाकी क्रू के 20 मेंबर्स की जान खतरे में डाल दो। और विल्किंस ने क्या चुना ये सोचकर आप हैरान रह जाओगे। उसने एक ऑर्डर दिया। 31 अगस्त 1931 को विल्किंस ने कहा कि नॉटिलस के टैंक में पानी भरो, सबमरीन का अगला हिस्सा 2 डिग्री झुकाओ। वो बिना रडर के सबमरीन को बर्फ के और नीचे ले जाने की कोशिश कर रहा था और ये वो कैसे करता, सबमरीन को झुकाकर, बिना किसी रडर के, बिना किसी प्रॉपर कंट्रोल
पेट्रोल के, एक पुरानी सबमरीन जिसके बहुत सारे सिस्टम ऑलरेडी काम नहीं कर रहे थे। जब सबमरीन बर्फ के नीचे घुसी तो छत पर लगे स्लेज रनर बर्फ की नीचे वाली सतह पर घिसटने लगे और अंदर ऐसी आवाज आ रही थी जैसे कि मेटल की शीट किसी पत्थर पर रगड़ा रही। ये आवाज पूरी सबमरीन में गूंज रही थी। सबमरीन के अंदर मौजूद हर इंसान डर की वजह से कांप रहा था कि अब इस विल्किंस की वजह से हम सब ऊपर जाने वाले हैं। और ये वो मोमेंट था जब विल्किंस को भी एहसास हो गया कि उसने अपने मतलबीपन के चलते, केवल अपनी पब्लिसिटी, अपने एम्बिशंस के लिए इतने सारे लोगों की जान खतरे में डाल दी। और फाइनली 6 सितंबर 1931 को विल्किंस ने रेडियो पर एक मैसेज छोड़ा, आवर आर्कटिक ट्रिप इज ओवर। मिशन खत्म, सब कुछ खत्म। अब तुम्हें लग रहा होगा कि शायद विल्किंस हार गया, लेकिन कहानी यहीं पर खत्म नहीं होती, बल्कि कहानी तो यहाँ से शुरू होती है। क्योंकि वो डेटा जो विल्किंस की टीम ने आर्कटिक में कलेक्ट किया था, जैसे बर्फ के नीचे गर्म पानी की एक हिडन लेयर की डिस्कवरी, ग्रेविटी की रीडिंग, समुद्र की तलहट के सैंपल्स, ये सारी चीजें बेकार नहीं गई। अमेरिका की सबसे बड़ी ओशियन रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन वुड्स होल ओशियनोग्राफिक इंस्टीट्यूशंस ने इस डेटा को अपनी पहली ऑफिशियल रिपोर्ट में यूज किया। साथ ही विल्किंस की इस एक्सपीडिशन ने इस बात को साबित कर दिया कि सबमरीन से आर्कटिक में जाना पॉसिबल है। जिसके बाद ईयर 1958 में, मतलब विल्किंस की एक्सपीडिशन के करीब 27 साल बाद, अमेरिका की एक न्यूक्लियर सबमरीन जिसका नाम भी नॉटिलस ही रखा गया था, उसने विल्किंस का सपना पूरा करते हुए आर्कटिक को पार किया। और इस कहानी का जो पार्ट मेरा फेवरेट है वो ये है कि 1959 में एक और सबमरीन USS स्केट नॉर्थ पोल पर बर्फ को तोड़कर बिल्कुल वैसे पहुंची जैसे विल्किंस ने सोचा था। और इस मिशन की खास बात यह थी कि विल्किंस भी उनके साथ था, बस इस बार विल्किंस राख के रूप में था, जो सबमरीन के क्रू मेंबर्स अपने साथ लाए थे। क्योंकि विल्किंस की आखिरी इच्छा थी कि उसकी राख को वहीं बिखेरना जहां जाने का हमेशा से उसने सपना देखा था, नॉर्थ पोल। और USS स्केट की टीम ने एग्जैक्ट वही किया। कुछ राख बर्फ पर बिखरी, कुछ हवा में उड़ गई और विल्किंस 27 साल देर से ही सही मरने के बाद किसी और की सबमरीन की मदद से आखिरकार नॉर्थ पोल पहुंच ही गया। देखो, कुछ सपने इतने जिद्दी होते हैं कि उन्हें मौत भी नहीं रोक पाती। सो दैट्स इट फॉर टुडे। आई होप कि आपको विल्किंस और इस सबमरीन का ये जो सफर था वो अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा। अगर ऐसा है, वीडियो देखने में मजा आया है, कुछ सीखने को मिला है तो वीडियो को लाइक करना, नए हो तो सब्सक्राइब करना। मिलते हैं अगले एक और तगड़े और नॉलेजेबल वीडियो में। टेक केयर, गुड बाय।